हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे रोग। ठीक है, रोग क्या होता है, उसमें बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, जैसे आपके चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हैं ये चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें खाली रोग दे दिया है। उसके अंदर क्या है, बुखार पढ़ना है, डिप्थीरिया, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, अक्षर और इलाज। यानी कि जो रोग इन पढ़ेंगे इनके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक इसलिए लंबा है क्योंकि इस टॉपिक में कई सारे चीज़ें इंक्लूड हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। जिन लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको वहां पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड हैं, आराम से उसको पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अच्छा देखो, स्वास्थ्य क्या होता है पहले ये सोच लेंगे, उसके बाद हम रोग देखेंगे रोग क्या होता है। स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हों तथा बाहरी वातावरण शरीर के बीच संतुलन बना रहे। कहने मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा शरीर जो है, हमारा अंग सामान्य रूप से कार्य करे, किसी प्रकार की बाधा न हो और हमारी जो बाहरी के वातावरण से उसके बीच हमारा जो संतुलन है, तालमेल है, वो पूरी सही स्थिति में हो, तब हमारा शरीर जो होगा वो स्वस्थ होगा। ठीक है, स्वस्थ शरीर की पहचान क्या होती है? किसी प्रकार की बीमारी ना होना, जो हम कार्य कर रहे हो उसमें कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो हम स्वस्थ शरीर मानेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे रोग क्या होता है, डिजीज़ के बारे में। कुपोषण, आनुवंशिक अव्यवस्था, रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या अन्य किसी कारणवश शरीर के दैहिक, शरीर क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार उत्पन्न होने वाले रोग को रोग कहते हैं। कहने मतलब अगर आप किसी कुपोषण का शिकार हैं या किसी प्रकार का आनुवंशिक अव्यवस्था, जैसे आपको आनुवंशिक क्या होती है, हीमोफीलिया हो गई, रोगाणुओं द्वारा संक्रमण या किसी प्रकार का आपको संक्रमण होगा, मान लो कोरोना हो गया या आपको मलेरिया हो गया या आपको किसी प्रकार का अन्य संक्रमण हो गया, एनीमिया हो गया, हैजा हो गया, ये सब क्या होता है, हैजा तो जल जनित रोग है। हम संक्रमण की बात करते हैं, किसी प्रकार का संक्रमण हो जाएगा फिर, यानी किसी कारणवश शरीर के दैहिक क्रिया, क्रियात्मक या मानसिक दशा में विकार, यानी कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है या क्रियात्मक शरीर की क्षमता है या मानसिक दशा है, उसमें किसी प्रकार का अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम रोग की संज्ञा देते हैं, उसे हम रोग कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे रोग के कारक क्या होते हैं, यानी कि रोग के कारक क्या होते हैं। किसी पदार्थ के ये या कारक के अपेक्षित रूप से कम या अधिक होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जिस रोग उत्पन्न करने वाले कारक कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी रोग से पीड़ित हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई उसका कारक होगा। अगर हम रोग से किसी पीड़ित हैं, ठीक है, तो वही हमारा रोग कारक होता है। जैसे कोरोना, क्या कोविड वायरस था, उसकी वजह से हम लोग को कोरोना हो जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ, उस रोग जो कोरोना वायरस था वो हमारा रोग कारक था, उसकी वजह से हमको कोरोना हो गया, ये हमारी रोग कारक की श्रेणी में आता है। अब हम देखेंगे कैटेगरी क्या है और उसमें कौन से कारक होते हैं। यहाँ देखो कैटेगरी दी है श्रेणी और यहाँ दी है कारक। जैविक कारक या रोगाणु, बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस, इसमें क्या होता है, वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेल्थमन आदि आते हैं। यानी कि इस श्रेणी में जैविक कारण में हमारे वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और हेल्मिन्थीज आदि आते हैं इस श्रेणी में। अब देखेंगे रासायनिक, ये जैविक थे, अब रासायनिक की श्रेणी में कौन कौन से कारक आते हैं इसमें हम देखेंगे। पहला तो अंतर्जात, इंटरनल, अब शरीर के अंदर क्या है, यूरिया हो गई, ज़्यादा बन गया, यूरिक अम्ल ज़्यादा बन गया, ग्लूकोज, हार्मोन्स, एंजाइम, ये शरीर के अंदर होते हैं। बहिर्जात यानी एक्सटर्नल रासायनिक क्या होते हैं, प्रदूषक, कीट भक्षी, पराग, बीजाणु, औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि आपके शरीर को जो बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे बहिर्जात यानी कि एक्सटर्नल होते हैं। और इंटरनल यानी कि हमारे शरीर में के अंदर जो बन रहा है उसे हम इंटरनल कहते हैं। ये दोनों रासायनिक कारण हो गए। ऊपर जो मैंने बताया था वो बायोलॉजिकल यानी कि जैविक कारक था, ये हमारा क्या है, ये हमारा रासायनिक कारक है। बाहर मतलब शरीर के बाहर से हमें जो हानि हो रही है उसे हम बाहरी या एक्सटर्नल बोलते हैं, और जो शरीर के अंदर हमारे हो रहा है उसे हम इंटरनल या अंतर्जात बोलते हैं। इससे हमारे शरीर में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण ज़्यादा होने लगता है, जिससे हमारी तमाम प्रकार की बीमारी हो जाती है, या फिर हमारे शरीर में यूरिक अम्ल जब बढ़ जाता है तब भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार ये हमारे शरीर के अंदर हो रहा है और ये सब सारी चीज़ें शरीर के बाहर हो रही हैं। तो इस प्रकार का ये एक्सटर्नल
रासायनिक कारण की श्रेणी में आता है। अब देखेंगे भौतिक कारक क्या होता है, फिजिकल एजेंट। अब देखो इसमें भौतिक क्या है, सर्दी हो गई भौतिक, गर्मी हो गई भौतिक, नमी, विकिरण, ध्वनि आदि ये हमारी क्या है, भौतिक। देखो रासायनिक पदार्थ ये चीज़ होती है, अब हम बता दें रासायनिक क्या होता है, भौतिक क्या होता है। थोड़ा सा रासायनिक वे चीज़ें होती हैं कि एक बार अगर बन गई तो दोबारा उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अगर आप दूध से दही बना लिए तो आप दही से पूरा दूध नहीं बना सकते, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। और अगर भौतिक परिवर्तन वो होता है कि अगर मान लो आप एक गिलास पानी लिए या बोतल में पानी फ्रिज में रख दिए, ठीक है, वो बोतल जम गई, बर्फ़ बन गई, उसके बाद दोबारा आप बोतल को बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर में रख देंगे, वातावरण में रख देंगे, तो फिर से पानी बन जाएगा। तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। यानी कि जो चीज़ हम पहली स्थिति में रखे थे और उसका परिवर्तन चेंज हुआ और पुनः उसी स्थिति में आ जाए, वो हमारी भौतिक परिवर्तन होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा भौतिक हो गया। भौतिक में सर्दी, गर्मी, नमी, विकिरण, ध्वनि आदि। विकिरण यानी रेडिएशन होता है, विकिरण। ठीक है, तो ये हमारी भौतिक कारक होते हैं। अब देखिए यांत्रिक कारक, इन कारक से हमारा शरीर प्रभावित होता है, क्योंकि भाई सर्दी में कभी कभी आपको ठंडी लग जाती है तो आपको जुकाम हो जाता है, गर्मी में कभी कभी बहुत गर्मी लग जाती है तो आपको उल्टी, डायरिया, दस्त ऐसे सब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे रासायनिक भौतिक कारक था। अब हम देखेंगे यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एजेंट। इसमें क्या है, मोच, हड्डी का टूटना, रगड़, खरोच आदि, ये क्या है, यांत्रिक कारण है। यांत्रिक मतलब होता है किसी चीज़ में बल लगा कर, समझ लीजिए आप। मैकेनिकल एजेंट मतलब किसी भी प्रकार के बल। तो मोच कब आ जाएगी, आपका किसी हाथ पैर में ज़्यादा बल लग गया या मुड़ गया किसी बल के द्वारा, तो वहाँ पर मोच आ गई। हड्डी टूट गई, यानी कि आप कहीं बाइक चला रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपका वहाँ पर वो बल लगा थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सीडेंट होने में, तो भी क्या होगा, आपकी हड्डी टूट गई। रगड़, आप गिरेंगे, रगड़ लगेगी तो फोर्स का आपके धरती को और आपके बीच एक फोर्स लगेगा, जिससे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार का जो खरोच आती है वो हमारी यांत्रिक कारण यानी मैकेनिकल एजेंट के बीच में आती है। अब हम देखेंगे पोषक कारक क्या होता है। ये कारक हम बता रहे हैं, ठीक है, ये हम कारक बता रहे हैं कि इन कारकों से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, हमारी शरीर अव्यवस्था हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर बीमारी आ जाती है। अब हम देखेंगे कि पोषक कारक क्या होता है, न्यूट्रिएंट एजेंट क्या होता है। खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन आदि। यानी कि पोषक कारक क्या है, अगर हमारे शरीर में खनिज की कमी है तो क्या हो जाएगा, तत्व की कमी है तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, क्वासिरियोर और मरासमस हो जाता है। वसा की कमी से क्या होगा, हमारे शरीर दुबला पतला हो जाएगा। विटामिन है तो प्रकार की चीज़ें विटामिन के रूप में देखती हैं, अगर जैसे आपके पास शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपको स्कर्वी रोग हो जाता है या नाभिक रोग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, ये हमारे कारक होते हैं। मैंने बताया ना, ये कारक होते हैं। कौन कौन से बताया, छोड़ा देखिए, अब देखिए कौन सा था, जैविक कारक हो गया, रासायनिक कारक हो गया, भौतिक कारक हो गया, यांत्रिक हो गया और पोषक कारक है। यानी कि ये 5 कारक आप याद रख लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि जो हमारा सर्दी, गर्मी और नमी ये कौन सा कारक है, तो आप एग्जाम्पल आप आंसर कर सकते हैं भौतिक कारक। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब रोग के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीज। इसमें क्या देखेंगे, रोग के 2 प्रकार होते हैं। क्या, रोग के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है जन्मजात यानी कि कॉन्गेनिशियल, ठीक है, कॉन्गेनिशियल डिसीज। ऐसे रोग जो अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। यह रोग उपापचय में त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे फिनाइल कीटोनुरिया तथा दांत कोशिका। यानी कि ऐसे रोग होते हैं जो हमको जन्मजात मिलते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। इसमें बताया है, पहला एग्जाम्पल दे दिया है फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है, तथा या दांत कोशिका, ये हमारे रोग के नाम बता दिया है। फिर बताया है अरातकता, मधुमेह, हीमोफीलिया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा अनुवांशिक रोग कौन होता है या जन्मजात रोग कौन होता है। यानी कि अगर आपके मम्मी पापा को किसी में हीमोफीलिया है तो आपके चांसेस हैं कि आपको भी हीमोफीलिया हो जाए। ये अनुवांशिक रोग होता है, ये हमारा जन्मजात रोग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि बताइए इसमें कौन सा अनुवांशिक रोग है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही आंसर करना है कि हीमोफीलिया जो होता है ये हमारा अनुवांशिक रोग होता है। तो ऑप्शन ये सही कर जाइएगा। ठीक है, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं। मधुमेह हो गया, रक्तलता हो गई, दांत कोशिका हो गई, हीमोफीलिया, ये हमारे क्या होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं। अब नेक्स्ट कौन देख रहे हैं, उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड डिसीज। ये क्या होते हैं, ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि उपार्जित रोग में भी 2 प्रकार के रोग हो गए। यानी कि ये रोग किसी
कारणवश होते हैं, यानी कि किसी इनका अगर रोग हमारे शरीर में हो रहे हैं तो इनका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हमारे शरीर में हैजा हो गया, तो हैजा का ये कारण होता है कि हमने जल दूषित था उसको पी लिया, जिससे हमको हैजा हो गई, उल्टी, दस्त, डायरिया ये सब हो जाता है। ये क्या है, किसी न किसी चीज़ के कारण की वजह से हमको रोग हो जाते हैं। अब इसमें देखेंगे संक्रामक रोग, इन्फेक्शन डिसीज़, ये होते हैं, ये पैथोजन द्वारा फैलते हैं, ठीक है। जैसे नज़ला, जुखाम, फ्लू, मलेरिया आदि, ये क्या होते हैं, ये पैथोजन द्वारा फैलते हैं। ये जैसे नज़ला, जुखाम, फ्लू, मलेरिया, ठीक है, और अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, यानी नॉन इन्फेक्शन डिसीज़। क्या होते हैं, देखो ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं संक्रामक या कम्युनिकेबल डिसीज़। इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग ही बोलते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इसको इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ और इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि नॉन इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, ये रोग जो होते हैं ये रोग एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। देखो जुखाम आपने सुना होगा कि आपके घर में किसी को जुखाम होता है तो आपको भी जुखाम हो जाएगा, तो ये क्या है, संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी कि आपको हो जाएगा, ये चांसेस रहते हैं। और नॉन संक्रामक रोग होते हैं या किसी दूसरे के संपर्क में आने से फैलते नहीं हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे बताया कि असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, कुपोषण संबंधी, ये आहार में किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, जैसे प्रोटीन हो गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि। यानी कि कभी कभी अगर हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं है, सही को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर हमको जो रोग देखने को मिलता है वो कुपोषण संबंधी रोग होगा, क्योंकि हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमको ये रोग देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटीन से जैसे क्वाशरियोर मरासमस ये रोग देखने को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन की सही से तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता, तो इस प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब देखो असंक्रामक रोग एलर्जी या बाह्य पदार्थ से धूल, मिट्टी, रासायनिक पदार्थ या वायु में वाष्पशील पदार्थों के पर शरीर की असंवेदनशील होने के कारण होता है। यानी कि अगर आपका शरीर असंवेदनशील है तो ये एलर्जी देखने को मिलती है। किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को क्या है, धूप से एलर्जी होती है, किसी को कुत्ते के जो मतलब कुत्ता है उनके पास में आ जाए तो कुत्ते के रोएं अगर उनको टच करते हैं तो वो भी उनको एलर्जी किसी प्रकार की हो जाती है। तो किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। आजकल तो समाज में एक दूसरे के साथ एलर्जी है, बैठने से एलर्जी है, ठीक है। तो वो एलर्जी नहीं है कि मैं अपने टॉपिक पढ़ रहा हूँ, किसी को किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। उनका जो शरीर होता है वो अतिसंवेदनशील होता है, इसलिए उनको एलर्जी देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या असंक्रामक रोग है, यानी कि किसी के छूने या बैठने से फैलता नहीं है, फैलता वही है जो संक्रामक रोग होता है। जैसे हमारा जुखाम हो गया, कोरोना हो गया, ये बताया था मैंने भी। नेक्स्ट है अपहासित रोग, ठीक है। इसमें क्या है, डिजीनरेटेड डिजीज़, यह रोग फेफड़ों, हृदय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण होता है। जैसे कोरोनरी हृदय, आर्टरियोस्क्लेरोसिस तथा रोमेटी हृदय, यानी कि ये हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं जिसमें वो हमारा अपहासित रोग होता है। जैसे इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और फेफड़े जो होते हैं ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, तब हमको इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। अब देखेंगे कैंसर यह होता है। कैंसर क्या होता है, कैंसर जो हमारा होता है कोशिकाओं की जो अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है, यानी कि आपके शरीर में कोशिकाएं जो होती हैं ये अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती हैं, तब आपको कैंसर जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी, भयावह बीमारी देखने को मिलती है। इसमें क्या है, मानसिक अवस्था या धूम्रपान से संबंधित रोग, औद्योगिक रोग तथा प्रदूषण रोग, यानी कि आपने देखा होगा जो गुटखा वगैरह आता है उस पर लिखा होता है कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है, इससे कैंसर होता है, शायद यही लिखा होता है। तो क्या है, वो कैंसर का कारण होता है, आप खाएंगे बीमार होंगे, आपको कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर होता है, जीभ का, इधर उधर साइड का गलफड़े का कैंसर हो सकता है। तो उस पर लिखा भी होता है, स्पेसिफाई भी होता है चीज़ का कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन तब भी उसको क्या है, खाते हैं। औद्योगिक रोग तथा प्रदूषक रोग संबंधी, यानी कि इंडस्ट्रियल रोग जो होते हैं, प्रदूषक रोग होते हैं, उससे भी संबंधी रोग हो जाता है। अब देखेंगे रोगजनक क्या होता है, मैंने यहाँ पर पढ़ाया था पैथोजन, ये देखा आपने, देखा ये देखो पैथोजन बताया था, पैथोजन। अब देखेंगे पैथोजन होता क्या है, ये देखो रोगजनक, पैथोजेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोगजनक, ठीक है। अनेक रोग, वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेल्मिन्थीज आदि परजीवी तथा कुछ कीटों के द्वारा होते हैं, इनको रोगजनक कहते हैं। यानी कि जो रोग किसी वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, हेल्मिन्थीज वायरस रोग किसी भी द्वारा होते हैं उसे हम रोगजनक या पैथोजेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या है देखेंगे,
लुई पास्चर ने रोगों का रोगाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। लिख लीजिए कि रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लुई पास्चर साहब ने। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स से मरने वाले मवेशियों के शरीर में साल्का के समान जीवाणु को देखा। कोच ने रोगाणु सिद्धांत वर्ष 1884 में दिया, जिसके अनुसार किसी रोग के रोगाणु उस रोग से ग्रसित सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए। किसी रोग के रोगाणु उस रोग से ग्रसित सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए, ये उनका मानना था। उनके अनुसार उन्होंने कहा था। देखो फिर क्या है, रोगाणु को रोगग्रस्त जंतु के शरीर से अलग करके कृत्रिम संवर्धन माध्यम की वृद्धि कराना संभव होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ जंतु के शरीर में संवर्धन माध्यम से लेकर रोगाणुओं को निवेश करने पर उस रोग के लक्षण प्रकट होना चाहिए, यानी कि उस रोग के लक्षण प्रकट होना चाहिए उस जंतु में या उस किसी चीज़ में जिसमें रोग हुआ है। निवेश द्वारा पहुँचे हुए रोगाणु तथा उस रोग से पीड़ित जंतु के शरीर में भी वह रोगाणु होने चाहिए, यानी कि उस शरीर के उसमें भी रोगाणु होना चाहिए, ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संक्रमण का रिजर्वायर। इसमें क्या है, रोगाणु जहाँ रहता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर में रोगाणु रोग नहीं उत्पन्न करता, जैसे जल वायु जंतु। ठीक है, रोगाणु जहाँ रहता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर में रोगाणु नहीं उत्पन्न करता, यानी कि इनका घर, रोगाणु का घर, उसे रिजर्वायर बोलते हैं। यानी कि जो जीव जल में रहता है और जल से जो होने वाले रोग होते हैं, अगर हमको हो जाता है, लेकिन जो जल में रहने वाला जीव है, रोगाणु है, वो जल में कोई भी रोग नहीं करेगा, क्योंकि उसका घर है, उसका रिजर्वायर होता है, उसमें रोग उत्पन्न नहीं करता। जैसे जल में हो गया, वायु में हो गया, जंतु में हो गया, जहाँ रहेगा वहाँ रोग नहीं करता है, जिससे इन्फेक्ट करता है उसको रोग कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिजर्वायर। रोगों का संचयन, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। रिजर्वायर से सही स्वस्थ में जानवरों का संक्रमण का नहीं मतलब है, अगर रिजर्वायर क्या है, अगर जल में कोई किसी प्रकार का हानिकारक जीवाणु रह जाता है और आपके शरीर में चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष संचरण यानी कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या है, यह निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है, पहला है संपर्क द्वारा बाई कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य मनुष्य में जाना, यानी कि अगर आपके बगल में कोरोना का संक्रमित व्यक्ति था तो आप उसके संपर्क में गए, उसके कॉन्टैक्ट में गए तो आपको भी कोरोना हो गया, तो ये बाई कॉन्टैक्ट होता है, संपर्क से होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा या वायु द्वारा, बाय ड्रॉपलेट्स और एयर, छींकने, खांसने, थूकने या बातचीत करते समय संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले हुए सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा। यानी आपने जब कोरोना में देखा होगा, जब लोग खांसते थे तो कहा जाता था, तमाम गाइडलाइंस आई थी हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय से कि आप अगर खांस रहे हैं तो आप छींक रहे हैं तो आप मुंह पे रुमाल रख के छींकिए, खांसिए, क्योंकि अगर आप छींकेंगे तो आप देख नहीं पाते हैं, आपके छोटे छोटे बिंदु ड्रॉपलेट्स वायु में उड़ते रहते हैं, जो शरीर दूसरे को संपर्क में आएंगे, उसको टच करेंगे, उसके श्वास में जाएंगे, उसके मुंह में जाएंगे तो उस पर इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया था 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, यानी कि आप खांस रहे हैं तो व्यक्ति से 2 गज की दूरी पर रहिए, तो उसके चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि जब आप छींकते हैं, खांसते हैं तो कुछ आपके जो लार या थूक के कण होते हैं छोटे छोटे, आप देख नहीं पाएंगे, वो वायु में तैरते रहते हैं ड्रॉपलेट, तो ऐसे आपको वो इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहा गया था कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, मास्क पहनो, ये सब बताया गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारी होती हैं सूक्ष्म बिंदुओं या वायु द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है मृदा के संपर्क द्वारा, बाई कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, रोग युक्त कारकों वाली मृदा के संपर्क है, यानी कि किसी मृदा में रोग कारक है तो वहाँ पर जो संपर्क हो जाता है किसी को, तो इस प्रकार की बीमारी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा है जंतु के काटने से। जैसे जंतु के काटने से क्या है, कुत्ता काटेगा तो रेबीज हो जाएगा, मच्छर काटेगा मलेरिया डेंगू हो जाएगा, खटमल काटता तो खून कमी हो जाएगी। फिर है माता के गर्भ द्वारा, यानी कि माता के गर्भ में भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर माता का ख्याल नहीं रखा गया तो जाहिर सी बात है कि वो भी किसी प्रकार की रोग से पीड़ित हो जाएगी, ये भी बच्चा भी पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि अगर माता का ख्याल आपने अच्छे से रख लिया तो जो होने वाला बच्चा है वो भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। फिर रक्त धारा द्वारा, रक्त धारा मतलब खून की कमी द्वारा, वही जो होता है कमी से होने वाले रोग जो होते हैं। फिर है परोक्ष संचरण यानी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, वाहकों द्वारा, बाई वेक्टर्स। देखो वेक्टर आपको इंग्लिश में सेम ऐसे लिखा है, एग्जाम में मिल सकता है कि वेक्टर, तो आज जान लीजिए वेक्टर क्या होता है। ऐसे वेक्टर हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर से छोटे छोटे कीट जंतु होते हैं, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कीट या किसी अन्य जंतु द्वारा रोगाणु संचरण, उसे हम बाई वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर मतलब छोटे छोटे जो कीट होते हैं उन्हें वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, हम जब प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे वहाँ पर वेक्टर नाम हिंदी में लिखा देखा था, तो वेक्टर आप कीट समझ लीजिए। इसके द्वारा जो संक्रमण होता है, संचरण होता है, उसे हम परोक्ष संचरण कहते हैं। संदूषित भोजन द्वारा, जल द्वारा, संदूषित कपड़ों द्वारा, बर्तन द्वारा आदि
एरोसोल स्प्रे धुआं मिट्टी तथा वाहनों में धुआं द्वारा, यानी कि कुछ मिट्टी जो वाहन धुएं होते हैं उससे, गंदे हाथों अंगुलियों द्वारा, यानी कि आप गंदे यार हाथों से अंगुलियों से बच्चों को खाना खिला रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग का नियंत्रण एवं निवारण कैसे करेंगे। संक्रामक रोग छूत के रोग हैं जो शीघ्र ही महामारी के रूप ले लेते हैं। इसका नियंत्रण एवं निवारक आवश्यक है। जो संक्रामक रोग होते हैं ये कॉन्टैक्ट वाले रोग होते हैं, और अगर आप इनको बच्चे इसको टच कर लेते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमको इलाज करवाना है अच्छे से, क्योंकि कुछ जो रोग होते हैं इसे हम आपको बार बार कोरोना का दे रहे हैं, क्योंकि आप कोरोना से रूबरू हैं, कोरोना को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमको बार बार कोरोना का एग्जाम्पल देना पड़ता है। संक्रामक रोग वही होते हैं छुआछात के, देखो महामारी को इंग्लिश में पैंडमिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कोरोना बीमारी थी ये महामारी का रूप ले चुकी थी। WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारी महामारी घोषित हो गई। ठीक है, अब हम आपको बता दें, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कल कि सर ये PDF कहाँ मिलेगा, तो हम आपको बता दें PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF प्रोवाइड कर दूँगा, और है भी। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक लाइन से प्रैक्टिस सेट पार्ट वाइज मिल जाएंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 29 तक हमने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, साथ साथ हम चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं MCQ टाइप, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और हमारा सिलेबस लगभग 80% 85% सिलेबस कंप्लीट होगा। आने वाले 10 दिन तक, 10 तारीख तक लगभग हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तब हम आपको कराएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टि पॉइंट से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, एकदम ट्रिक वाली। यहाँ पढ़ते एक क्वेश्चन में, एक लाइन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे, मतलब इतनी शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए। एक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उस पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है हमको। ठीक है, आते हैं अपने वापस चैनल पर, वीडियो पर। ठीक है, नहीं, परजीवी सिद्धांत पेरिस्टोलॉजी, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है। लुईस पास्चर ने संक्रामक रोग का जन्म सिद्धांत प्रस्तुत करके परजीवी विज्ञान की नींव डाली थी, यानी कि लुई पास्चर साहब ने। वर्ष 1890 में तंबाकू के मोजोक रोग पर कार्य करते हुए इवानोस्को ने वायरस की खोज की थी। कौन थे? इवानोस्को ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा महामारी विज्ञान। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? महामारी विज्ञान क्या है? एपिडीमाइलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न संक्रामक रोग के फैलने के स्वभाव का अध्ययन करते हैं। जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक कहा जाता है। या फिर लिख लीजिए कि महामारी विज्ञान का जनक कौन है, तो हमारे जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक कहा जाता है, जॉन स्नो को। ठीक है, इन्होंने बताया कि स्टेक जैसे हाइजे कारण प्रदूषित जल में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु हो। रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से होता है। यानी कि रोनाल्ड रोस साहब ने थे, तो मलेरिया जो होता है ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, उन्होंने खोजा था। किसने खोजा था? हमारे रोनाल्ड रोस ने मलेरिया का किस बीमारी से होता है उन्होंने खोजा था, रोनाल्ड रोस साहब ने। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें हैं, जॉन स्नो को महामारी का विज्ञान का जनक कहा जाता है, और रोनाल्ड रोस ने मलेरिया की खोज की थी कि मलेरिया कैसे होता है। तो इतना शॉर्ट वीडियो था, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, कम से कम 4-5 वीडियो में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में नाम तो है रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज अंदर भी पॉइंट इंक्लूड है, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम ऐसे पढ़ा देते, 2 लाइन में ख़त्म कर देते, लेकिन पढ़ाना है तो डीपली पढ़ाएं, क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम नहीं आया है, आपका एग्ज़ाम होगा, अभी शॉर्ट लिस्ट की डेट नहीं आई, शॉर्ट लिस्ट डेट होगा उससे लगभग 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। तो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी रखिए अपनी, ज़बरदस्त रखिए, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्डियो क्लासेस। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्डियो क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।